So the question is maximum number of events that can be attended. So the question says you are given an array of events where events of I is equal to start day, end day and value. The ith event starts at start day and ends at end day. And if you attend this event, you will receive a value of value. You are also given an integer k which represents the maximum number of events you can attend. You can only attend one event at a time. If you choose to attend the event, you must attend the entire event. Note that the end day is inclusive. That is, you cannot attend two events where one of them starts at the other and the other ends on the same day. Return the maximum sum of values that you can receive by attending the events. Okay. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक इवेंट्स एरे दिया होगा. ठीक है, इवेंट्स एरे एक दिया होगा और उस एरे में हमें एक स्टार्टिंग डे दिया होगा, एक हमें एंडिंग डे दिया होगा और इस इवेंट को अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट को हम अटेंड करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो दी होगी. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें दी होंगी हमें. तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे इसमें स्टार्ट है 1 पहला इवेंट, 2 पे एंड है और वैल्यू हमें मिल रही है 4. उससे जो नेक्स्ट है वो है 3 4 3 और जो उससे नेक्स्ट है वो है 2 3 और 1. तो ये हमें इवेंट सारे दिया है और उसके साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा इंटीजर दिया है के, जो हमें बताता है कि हम मैक्सिमम कितने इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं. मैक्सिमम मतलब हम दो से ज़्यादा इवेंट्स जो है वो अटेंड कर नहीं सकते. तो हम अगर हम पॉसिबल हैं भी करने तो भी हम मैक्सिमम दो ही अटेंड कर सकते हैं. अब सीधी सी बात है, अगर कोई इवेंट है मतलब मान लो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे वो एंड हो रहा है. अगर मान लो हम ये इवेंट अटेंड करते हैं 1 से 2 वाला, मान लो हमने अटेंड करा, तो हम हमारा जो प्रॉफिट होगा मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 4. ठीक है, अब हमने 2, ये जो पहला इवेंट हमने अटेंड कर लिया, अब ये 2 पे ख़त्म होगा तो हम 2 वाला नहीं कर सकते पर हम 3 वाला कर सकते हैं जो 3 को स्टार्ट होगा. तो 3 वाला अगर हम अटेंड करते हैं तो हमें उसका भी प्रॉफिट मिलेगा और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7. और हम 2 ही कर सकते हैं तो हमने 2 ही करे हैं मैक्सिमम. तो जो कंस्ट्रेंट है वो कुछ इस तरह है कि अगर मान लो कोई इवेंट है और वो सपोज S1 को स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मतलब S1 कोई डेट है, उस दिन वो स्टार्ट हो रहा है और वो एंड हो रहा है मान लो E1 पे. तो अगर हम ये अटेंड कर रहे हैं, हम ये वाला इवेंट अटेंड कर रहे हैं, तो सीधी बात है मतलब कि हम जो हमारा टाइम है, कोई हमारे पास टाइम है तो हम उसमें अगर मान लो S1 से लेके E1 तक हैं तो इस टाइम तक हम कोई दूसरा इवेंट अटेंड नहीं कर सकते. तो अब इसके बाद वाला इवेंट मैं कब अटेंड कर सकता हूँ? अगर वो E1 के बाद में शुरू हो. मतलब कोई दूसरा इवेंट है S2 जो E2 तक चलेगा, अगर मुझे ये अटेंड करना है तो मेरी कंडीशन क्या है कि जो मेरा S2 है वो E1 के बाद में शुरू होना चाहिए, यानी कि E1 से बड़ा होना चाहिए हमारा S2, तभी हम उसे अटेंड कर पाएंगे. मतलब कि मान लो कोई S2 यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, तो इसको हम अटेंड कर पाएंगे अगर वो E1 के बाद में शुरू होता है. लेकिन अगर वो E1 जो है हमारा, मान लो E1 अगर वो बड़ा या इक्वल है S2 से, तो हम उस केस में उसको अटेंड नहीं कर सकते. ये सब देखते हुए देखकर हमें पता ये आइडिया हो रहा है कि हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो सॉर्ट कैसे करेंगे? अब सॉर्ट करने की तीन वैल्यूज़ हैं, या तो हम स्टार्टिंग के बेस पे सॉर्ट कर दें, या एंडिंग के बेस पे, या फिर वैल्यूज़ के बेस पे मतलब प्रॉफिट के बेस पे. तो ये जो कंडीशंस हैं कि S2 जो है हमारा इससे बड़ा होना चाहिए, और अगर S2 इससे बड़ा है तो सीधी बात है वो S1 से ही बड़ा ही होगा. अब ऐसा तो होता नहीं कोई इवेंट मान लो 5 को शुरू हो और ख़त्म हो रहा हो 3 को, तो ये तो पॉसिबल है नहीं. तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे. स्टार्टिंग के बेसिस पे क्यों सॉर्ट करेंगे कि ताकि हमें पता चले कि हाँ, अगर जैसे मान लो इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो हम पहले इवेंट रखेंगे जो 1 को शुरू हो रहा हो, उसके बाद रखेंगे फिर जो 2 को शुरू हो रहा है, उसके बाद रखेंगे हम 3 को शुरू हो रहा है. तो अब इससे होगा क्या, हमें ये पता है कि अगर हम फर्स्ट इवेंट करते हैं तो इसके बाद हम ये इवेंट कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ. ठीक है, तो ये हमें ऑर्डर मेंटेन रखेगा. वरना अगर हम इसके बेस पे सॉर्ट ना करें तो मान लो फर्स्ट इवेंट मान लो 2 को ख़त्म हो गया, अब 2 के बाद कौन सा इवेंट है आगे, तो वो तो हमें सर्च करना पड़ेगा ना. तो इस वजह से हमने क्या करा, हमने स्टार्टिंग के बेस पे सॉर्ट कर लिया. तो 1 जो है वो 2 तक चल रहा था, 2 वाला जो है वो 3 तक, और जो 3 को शुरू है वो 4 तक. और ये वैल्यू दे रहा है हमें 4, ये 1 और ये 3. तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले कर लिया इसे सॉर्ट. ठीक है, अब सॉर्ट कर लिया. अब इससे क्या होगा, जैसे अगर ये 1 है और ये एंड हो रहा है 2 को, तो मैं अगला एलिमेंट जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट चेक कर सकता हूँ कि क्या वो 2 से बड़ा है. अगर वो बड़ा है तो मैं इसे भी अटेंड कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं उसके आगे फर्दर चेक करूँगा. तो ये फ़ायदा हो गया मुझे सॉर्ट करने से. हमारे पास हर इवेंट के लिए दो चॉइसेस हैं, या तो मैं कोई इवेंट अटेंड करूँगा या मैं कोई इवेंट अटेंड नहीं करूँगा. ठीक है, तो कोई कह रहे हैं उसकी सब सीक्वेंस निकालनी है, तो हम हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस होती हैं, या तो हम उसे चूज़ करें या हम उसे रिजेक्ट कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे. हम मान लेते हैं हम एक इवेंट से शुरू करेंगे, किसी आयत इवेंट से,
और हम चेक करेंगे कि क्या मैं इसे अटेंड करूं या मैं इसे छोड़ दूं। ठीक है। अब अब मान लो हमने कोई इवेंट ई है, कोई इवेंट ई, और अब हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब इवेंट ई के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं। इवेंट ई के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो मैं इसे चूज़ करूंगा या मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। या तो मैं इसे कहूँगा यस या फिर नो। अब मान लो मैंने ये इवेंट चूज़ नहीं करा। मान लो मैंने इवेंट चूज़ नहीं करा। अगर मैंने इवेंट चूज़ ही नहीं करा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सीधा सा आगे वाले इवेंट पे मूव करूँगा, नेक्स्ट उस पे, यानी कि इवेंट +1 पे मैं मूव कर जाऊँगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं अपना सोल्यूशन निकालूंगा फर्दर। अब अगर मान लो मैंने इवेंट चूज़ कर लिया, अब मैंने इवेंट चूज़ कर लिया, अब इससे अगला जो इवेंट है मतलब E+1, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं वो कर पाऊँगा। मतलब अब जैसे इस एग्जांपल में था 1 2 और 2, तो सीधी बात है मैं फर्स्ट वाला अटेंड कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ये अटेंड कर लिया, ये मेरा यस है, ई अटेंड मैंने कर लिया। अब जो नेक्स्ट इवेंट है, अब उसमें हो भी सकता है कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हों। यहाँ पे तो हमारे पास श्योर है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मैं इसे अगेन इसे रिजेक्ट करूँगा नो, या फिर यस। लेकिन यहाँ पे हर बार ऐसा ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा ही दो पॉसिबिलिटीज़ हों, यानी कि नो और यस। हमें हमेशा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने ई चूज़ करा है और ई डिसाइड करेगा हमारा कि मैं ये E+1 को चूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, मतलब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो हमें एक वो भी कंसिडर करना होगा। अगर हम E+1 चूज़ कर सकते हैं तो हम फिर हमारे पास चॉइस है, फिर हमारी चॉइस है वो कि हम उसे चूज़ करें, मतलब करें या ना करें। लेकिन अगर ई की कंडीशन ही ऐसी है जो E+1 को चूज़ करने ही नहीं देगी, तो हमारे पास मतलब अब सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी कि हम उसे रिजेक्ट ही करना होगा हमें, अगर कंस्ट्रेंट हमारे ऐसे हैं। और ये कंस्ट्रेंट हमें बताएगा कौन कि हम इसे चूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था, तो उसमें था कि कंडीशंस क्या थी उसकी, कि हम एक इवेंट को कब चूज़ कर पाएंगे, S2 वाले को। S2 को हम तब चूज़ कर पाएंगे जब E1 जो है वो S2 से छोटा हो। ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरे पास अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है। तो मेरे पास अगेन क्या होगा, हमारे पास येस और नो की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी दोबारा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये वाली कंडीशन है, तो सीधी बात है कि जो मैंने पहले इवेंट चूज़ कर रखा है, जो मैंने पहले इवेंट चूज़ कर रखा है उसका एंडिंग टाइम बड़ा है इसके स्टार्टिंग टाइम से, तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, नो वाली। मतलब मैं इसे चूज़ नहीं करूँगा और मैं सीधा आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है। अब मान लो यहाँ से हमने इसे रिजेक्ट करा, तो यहाँ से हमें कोई आंसर मिला A1। ठीक है। और यहाँ से जो हमने जब इसको चूज़ करा था तब हमें मान लो आंसर मिला A2। तो A1 और A2 क्या है, A1 बताता है कि हमने ई अगर हम ना चूज़ करें तो मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यू अटेन कर पाऊंगा, और A2 बता रहा है कि अगर मैं ई को चूज़ कर लूँ तो मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर पाऊंगा। तो अब मैं जो रिटर्न करूंगा वो बेसिकली क्या होगा, मैक्स होगा A1 और A2 का मैक्स। क्वेश्चन में एक और कंस्ट्रेंट है। एक और कंस्ट्रेंट क्या है कि हम जो है एट द मैक्स के इवेंट्स ही चूज़ कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है हमें। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम सपोज एक डीएफएस कॉल कर रहे हैं, बेसिकली हम डीएफएस ही एक टाइप से हम हमेशा डेप्थ में जाके चेक कर रहे हैं और फिर हम वापस ऊपर आ रहे हैं। तो बेसिकली डीएफएस मान लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारा डीएफएस। ठीक है। डीएफएस ऑफ आई बेसिकली क्या है, आई है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या, कि जिस इंडेक्स जो इवेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इंडेक्स आई वाले इवेंट की बात कर रहे हैं। तो ये आई क्या बता रहा है कि हमें जैसे हमारा वो एग्जांपल था ऊपर 1 2 4 2 3 1 3 4 3, जो ये एग्जांपल था मतलब ये जीरो इवेंट था, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है। तो हम ये आई है, सपोज जीरो से शुरू करा है हमने, तो आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, मतलब हमने जीरो इवेंट की बात कर रहे हैं। अब जो जीरो इवेंट है, और साथ के साथ हमें एक और कंस्ट्रेंट मिला है कि हम जो है एट मोस्ट हम के ही एलिमेंट्स के ही इवेंट पे जा सकते हैं। तो एक के की वैल्यू है, मतलब ये क्या बता रहा है डीएफएस ऑफ आई और के, कि हम आई से लेके एंड तक मतलब कितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हम अटेन कर पाएंगे अगर हम एट मोस्ट के एलिमेंट चूज करते हैं, के इवेंट्स चूज करते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो हमें क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है। और ये इंटीजर क्या है कि मैक्सिमम जो वैल्यू हम अटेन कर पाएँ आई से शुरू करके एंड तक, आई से एंड तक, और मैक्सिमम हम के इवेंट चूज करके। ठीक है। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम इसे रिजेक्ट कर दें या फिर हम ये वाला इवेंट एक्सेप्ट कर लें, मतलब इस इवेंट पे जाएं। तो क्या होगा अगर हम इस पे नहीं जाते, अगर हम इस पे गए ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम उससे आगे वाले पे चेक करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉल लगाऊंगा आगे वाले पे, यानी कि I+1 पे। और अब जब मैं इस पे गया ही नहीं तो अभी तक मेरा एक भी इवेंट यूज़ नहीं हुआ। मान लो यहाँ पे मुझे मैं एटमोस्ट 3 पे जा सकता था, अब मैं इस पे नहीं गया तो अभी भी मैं 3 पे ही जा सकता हूँ। ठीक है। तो के जो है हमारा के ही रहेगा। अब
अब मान लो मैंने इवेंट चूज कर लिया, अब अगर मैंने इवेंट चूज कर लिया तो मेरा जो प्रॉफिट होगा बेसिकली, मतलब जो मुझे वैल्यू मिलेगी उस वो क्या होगी, वो वैल्यू ऑफ आई हो जाएगी। ठीक है, मतलब उस इवेंट की जो वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे 4 थी तो 4 तो मुझे मिलेगी, प्लस उसके साथ और एक्स्ट्रा मुझे क्या होगा, अब मैं आगे वाले पे कॉल लगाऊंगा। ठीक है, आगे वाले पे, अब जो आगे वाले पे कॉल लगानी है, ये जो नेक्स्ट कॉल लगानी है उसके पास उसके लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं, मतलब दो चॉइसेस भी हो सकती हैं या फिर एक भी चॉइस हो सकती है। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि मैंने ये जो इवेंट था मेरा, मान लो ये 2 पे ख़त्म था। ठीक है, ये एंड था इसका जो, वो 2 पे था। अब जो ये नेक्स्ट इवेंट है, अगर उसका स्टार्टिंग टाइम, अगर उसका स्टार्टिंग टाइम जैसे ये, अगर ये इससे बड़ा हुआ तो मेरे पास इसके लिए भी दो चॉइस होंगी, या तो अब फिर वो मेरी मर्जी होगी कि मैं इसे चूज़ करूँ या ना करूँ। लेकिन अगर मान लो ये कंस्ट्रेंट ऐसा है, जैसे इस केस में है 2 और 2 ये सेम है, तो मैं डेफिनेटली इसे चूज़ कर ही नहीं सकता। अब सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अब मैं इस पे जा सकता हूँ या नहीं, तो मुझे एक तीसरा कंस्ट्रेंट भी रखना, एक तीसरा वेरिएबल रखना पड़ेगा, साथ के साथ एक ट्रैकर रखना पड़ेगा। तो वो ट्रैकर क्या बताएगा कि जो प्रीवियस था मेरा, जो प्रीवियस मतलब कि जो मैं इवेंट अटेंड करके आया हूँ, उसका जो एंडिंग टाइम है वो क्या है। अब जैसे इसका एंडिंग टाइम था 2, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक प्रीवियस पी पी वेरिएबल रखूँगा। मैं पी वेरिएबल क्या है, प्रीवियस काउंटर, मतलब कि जो इससे प्रीवियस का जो एंड था, प्रीवियस का जो एंडिंग पॉइंट था वो क्या था। अब जैसे इसमें प्रीवियस की वैल्यू, अब जब मैंने चूज़ ही नहीं करा, अब अगर मान लो मैंने चूज़ ही ना करा होता तो जो भी मेरा पीछे से प्रीवियस आ रहा होता मैं वही आगे पास कर देता। ठीक है, लेकिन अब मैंने ये चूज़ कर लिया, मैंने इसको यस कह दी, तो अब मेरा जो प्रीवियस है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा ये हो जाएगा 2। मतलब अब जब मैं सेंड करूंगा आगे फर्दर कॉल लगाऊंगा जो डीएफएस पे, मतलब i+1 पे जो मैं कॉल लगाऊंगा, उसमें क्या होगा, मैंने ये चूज़ कर लिया तो के की वैल्यू भी एक कम हो जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू भी एक कम हो जाएगी क्योंकि एक इवेंट मैंने यहाँ ऑलरेडी अटेंड कर लिया, अब नेक्स्ट के लिए एक इवेंट कम बचा मेरे पास। ठीक है, तो k-1 हो गया, और जो प्रीवियस है मेरा, अब जो प्रीवियस है वो क्या होगा, वो होगा जो मैंने इवेंट अटेंड करा है, मतलब कि ith इवेंट जो मैंने अटेंड करा है उसका एंडिंग डे, मतलब एंडिंग डे ऑफ ith एलिमेंट। ठीक है, अब ये मेरा क्या काम करेगा, ये मेरा काम करेगा एज अ प्रीवियस एलिमेंट। ये जो वैल्यू है अगर या तो इसके इक्वल होगी या इससे छोटी हुई, इससे छोटी हुई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी, नो वाली। ठीक है, अगर क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर मेरे पास जो प्रीवियस है, ठीक है, मतलब ये जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट आया है यानी कि 2, अगर वो जो 2 है वो या तो बड़ा हो या इक्वल हो इसके, मतलब अभी जिस हम आई पर हैं उसके स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग ऑफ आई। ठीक है, अब एल्स, तो एल्स मतलब ये कंडीशन नहीं है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है ना ये इससे डेफिनेटली बड़ा है, मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब इससे बड़ा है, जो भी प्रीवियस का एंडिंग था उससे इसका स्टार्टिंग बड़ा है, तो मेरे पास फिर दोबारा दो चॉइसेस हैं कि या तो मैं इसे नो कर दूं या फिर मैं इसे यस कर दूंगे। यहाँ से नो का हमारे पास एक आंसर आएगा, एक हम यस का आंसर आएगा, और उसमें से जो भी हमारा मैक्स होगा वो हम क्या कर देंगे, वो हम रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे ये नो वाली हमने कॉल लगाई है, ये नो वाली दोबारा फिर से इसी पे नो की एक कॉल लगी है, तो बेसिकली हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग स्टेट्स मिलेंगी हमें यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, ये बेसिकली क्या है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, तो टॉप डाउन में हम करते हैं मेमोराइजेशन। ठीक है, टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन बेसिकली क्या है कि जो भी हमें वैल्यू मिली है, ठीक है, जो भी हमें वैल्यू मिलती है हम उसको साथ के साथ स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम कॉल लगा रहे थे इस ट्री में, तो वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं, देखो एक तो आई चेंज हो रहा है हमारा और एक के चेंज हो रहा है। पी का हमें ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पी जो है, पी तो सिर्फ हमें प्रीवियस काउंटर बता रहा है, तो नेसेसरी एलिमेंट नहीं है इसका। ठीक है, वो सिर्फ हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए चाहिए, और पी का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आई और के जो है ये हमारी स्टेट्स हैं। तो बेसिकली अगर मान लो मैं एक मेमो बनाता हूँ, ठीक है, तो जो मैं मेमो बनाऊंगा वो 2D एरे बनेगा, क्योंकि उसमें एक आई के लिए वैल्यूज होंगी और एक के लिए वैल्यूज होंगी। तो बेसिकली जो मेरा मेमो बनेगा मेमोराइजेशन के लिए, मतलब जो मेरा एरे बनेगा वो एक 2D एरे होगा। ठीक है, वो क्या होगा, एक 2D एरे होगा। और वो 2D एरे क्या करेगा, वो ये बताएगा हमें कि मान लो उसमें मैं आई और के ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब आई और के, मतलब यहाँ पे पहले जो रोज है, मतलब रोज में मैं आई स्टोर करवाऊंगा, और जो कॉलम्स हैं उसमें मैं अपना के स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, आई और के मैं स्टोर करवाऊंगा। अब क्या है कि आई जो है, आई की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक है, वो आई की वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगी। ठीक है, और जो के है, के हमारा है 1 से लेके के तक। इसका जो साइज होगा मेमो का, वो होगा मेमो ऑफ
आई की वैल्यू मैक्सिमम एन हो सकती है तो एन साइज हो गया, और जो के है उसकी वैल्यू के तक भी जा सकती है, तो यहाँ पे हमें के प्लस वन रखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा मेमो। अगर मान लो मैं लिखूँ इसे मेमो ऑफ आई ऑफ के, ठीक है, तो ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा कि ith इंडेक्स पर अगर जो भी इवेंट है, ith इंडेक्स पर जो भी इवेंट है मैंने वो चूज करा है, ठीक है, मैंने मतलब मैंने वो इवेंट अटेंड करा, और उस टाइम मेरी मैक्सिमम लिमिट थी के, कि मैं मैक्सिमम इवेंट के ही अटेंड कर सकता हूँ तब, तो तब उसके अकॉर्डिंग मैं कितना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर पाया, तो वो स्टोर होगा हमारा मेमो ऑफ आई ऑफ के में। तो टर्मिनेट अब हम कब करेंगे, जैसे मान लो हमें कोई हमारा जो एरे था, हम उस पे एक के बाद एक के बाद एक करते करते हम लास्ट पे पहुंच गए और हम यहाँ आ गया हमारा काउंटर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे काउंटर आने का मतलब क्या है कि हम ऐसे हम चेक कर रहे हैं कि इससे आगे के इवेंट, अब अगर मैं इस इवेंट को करूँ लेकिन यहाँ पे तो कोई इवेंट है ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू मैं कितनी अटेंड कर सकता हूँ, जीरो। और एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि जो हमारी के है, मतलब जितने मैं मैक्सिमम इवेंट्स अटेंड कर सकता था वो मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मान लो मैं 3 इवेंट अटेंड कर सकता था और अब मैंने 3 अटेंड इवेंट कर लिए, अब मैं चौथे इवेंट पे हूँ, तो सीधी बात है मैं उसे अटेंड नहीं करूँगा, ठीक है। जब मैं इसे अटेंड ही नहीं करूँगा तो मैं इससे प्रॉफिट कितना कमाऊँगा, जीरो। तो यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन मेरी क्या हो गई, या तो हमारा जो आई है वो इक्वल इक्वल हो जाए एन के, मतलब हमारी लेंथ के इक्वल हो जाए, या फिर क्या हो, हमारा जो के है वो इक्वल इक्वल हो जाए जीरो से, ठीक है। मतलब या तो मैं लास्ट में पहुंच गया, या फिर जो मेरे इवेंट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा इस कंडीशन में, मैं कर दूंगा रिटर्न जीरो। तो ये होगी हमारी टर्मिनेशन कंडीशन। अगर हम इसका एक सूडो कोड लिखें तो हम उसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक डीएफएस होगा, ठीक है, एक डीएफएस होगा जो क्या करेगा, जो एक इंडेक्स लेगा, जो एक के लेगा और जो एक प्रीवियस एलिमेंट लेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, कॉल किस पे करेंगे, हम कॉल करेंगे डीएफएस ऑफ इंडेक्स जीरो पे, और के की वैल्यू जो भी उन्होंने दी होगी क्वेश्चन में वो, और प्रीवियस क्या होगा हमारा, अब प्रीवियस मतलब ये प्रीवियस हमें क्या बता रहा था कि उसके पीछे वाली लिमिट, अब हमें पता है कि स्टार्टिंग जो है वो कम से कम वन से शुरू होगा, तो हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, प्रीवियस को जीरो मान लिया ताकि हम उसे चूज कर पाए। ओके, तो हमने ये कॉल करी है, और इसका जो भी आंसर होगा मैं वो क्या कर दूंगा, रिटर्न, ठीक है। तो अब हमने इस पे कॉल करा, अब ये हमारा मतलब ये फंक्शन हो गया हमारा जो एक इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम टर्मिनेशन कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ या तो हमारा आई इक्वल इक्वल एन हो गया, या फिर हमारा जो के है वो इक्वल इक्वल हो गया जीरो के। अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो मैं क्या सीधा रिटर्न कर दूंगा यहाँ से जीरो। हम ये चेक करेंगे कि मैं इस इवेंट को आयत इवेंट को अटेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मान लो मैं इस इवेंट को अटेंड नहीं कर सकती, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ कि हमारा जो प्रीवियस है वो ग्रेटर देन इक्वल हो गया एस आई के, तो उस केस में से हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होगी कि हम उसे अटेंड नहीं कर सकते। तो इस केस अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल करके, यानी कि आई प्लस वन कर दूंगा मैं, और के जो है के हमारा सेम रहेगा, और प्रीवियस जो है प्रीवियस भी सेम रहेगा, क्योंकि जो भी पीछे से प्रीवियस आ रहा था वो यूँ का यूँ कॉल कर देंगे यहाँ से, और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। और यहाँ पे हम मेमो अपडेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मेमो अपडेट, क्योंकि मैं ये चूज़ ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। मेमो फाई क्या बताता था कि मैं आयथ एलिमेंट चूज़ करता हूँ और उस टाइम के की मैक्सिमम लिमिट है मेरे पास के, लेकिन हमने क्या है, हमने यहाँ पे आई चूज़ करा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या है, हम मेमो चेक नहीं करेंगे इस केस में। अब अगर हम इसको अटेंड कर सकते हैं तो हम चेक करेंगे कि क्या हमने पहले अटेंड करा था कभी, मतलब हम क्या करेंगे, हम मेमो में चेक करेंगे कि मेमो ऑफ जो आई और के है, ठीक है, क्या वो नॉट इक्वल टू माइनस वन है। मान लेते हैं कि हम इसको इनिशियलाइज करा था हमने माइनस वन से मेमो को, ठीक है। तो अगर वो है ऑलरेडी, मतलब हमने वो इवेंट हम पहले चेक कर चुके हैं, तो हम सिंपली मतलब उस स्टेट को हम पहले विजिट कर चुके हैं, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे मेमो ऑफ आई ऑफ के, ठीक है, हम इसको रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इस टाइम हम मेमो ऑफ आई को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैक्स ऑफ, किसका मैक्स होगा, एक बार तो हम उसको लीव कर देंगे और एक बार हम इसे चूज करेंगे। अगर हमने इसे लीव करा फिर तो हमारा ये वाला ऊपर वाली कंडीशन ही बनेगी सेम, ठीक है, कि हम डी एफ एस पे कॉल करा हमने आई प्लस वन पे के, और प्रीवियस यूँ का यूँ, ठीक है। या तो हमारा ये केस होगा, या दूसरा केस क्या होगा कि हमने इसे चूज़ कर लिया। अगर हमने इसे चूज़ कर लिया तो हमें पहली बात तो उसका जो उसकी उस पर्टिकुलर आयत की जो वैल्यू है, इस आयत की जो भी वैल्यू है वो उसमें ऐड करवानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऑफ आई मैं ऐड करवाऊंगा, प्लस फिर उसके बाद में नेक्स्ट के लिए कॉल, ये जो मेरी डी एफ एस पे नेक्स्ट कॉल लगेगी, इसमें क्या होगा, इसमें देखो अब मैंने इसे चूज़ करा है तो मैं आई प्लस वन तो करूँगा ही, लेकिन जो मेरा के है अब इसमें इसे मैंने क्या करा है, इसे मैंने चूज़ करा है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, क्योंकि एक इवेंट में पे मैं चला गया, ठीक है। और अब जो प्रीवियस है, प्रीवियस क्या होगा मेरे था, मतलब एंडिंग डे ऑफ
ith इवेंट। अब वो मैं एज अ प्रीवियस सेंड करूँगा और इसका मेरा जो भी आंसर, ठीक है, उसे मैं अपडेट कर दूंगा अपने मेमो ऑफ आई और के में। आई ऑफ और के में हम क्या कर देंगे, आंसर अपडेट कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से आंसर। अब बात करते हैं हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबसे पहले तो हमने क्या करा, सॉर्ट करा एरे को, ठीक है, एरे को करा था सॉर्ट। तो सॉर्टिंग में हमें लगा ऑर्डर एन लॉग एन। एट मैक्स हमारी आई इंटू के स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, आई बेसिकली क्या है, एन और के, यानी कि हमारी जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं वो हो सकती हैं एन इंटू के, और वर्स्ट केस में हम ये सारी पे ट्रेवल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक कम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ये। तो और ये अलग अलग हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे। तो जब इन्हें ऐड करेंगे हम, तो एन तो हमारे यहाँ पे कॉमन ही है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एन। अगर एन को कॉमन ले लें तो अंदर बचा के प्लस लॉग एन। तो ये होगी बेसिकली हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस हमारा क्या यूज़ हो रहा है, स्पेस हम मतलब कॉल स्टैक तो यूज़ हो ही रहा है क्योंकि रिकर्शन कर रहे हैं हम। एट द मैक्स एन जा सकता है वो, क्योंकि आई एन तक ही है, एट मैक्स एन जा सकता है। लेकिन उसके अलावा हम एक 2D एरे मेमो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक मेमो जो 2D एरे है और वो कितने साइज़ का है, वो है एन स्टार के, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी इस क्वेश्चन के लिए।